आप देख रहे हैं संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। पढ़ाई में आपकी चाहे कितनी भी दिलचस्पी हो या पढ़ने का जुनून हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा को लेकर थोड़ा बहुत तनाव स्टूडेंट को पढ़ने के प्रति प्रेरित करता है, लेकिन अधिक तनाव बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार भी कर देता है। तो कैसे बचें बोर्ड एग्जाम के तनाव से और कैसे बढ़ाएं अपनी याददाश्त, ये सारी बातें आज हम इस एपिसोड में जानेंगे, चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ और जानकारी आपको खूब सारी आज के एपिसोड में मिलेगी। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे आधे घंटे हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल आसान बना देंगे। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर क्या आपका बच्चा चिंता, तनाव और घबराहट में है? तो इन लक्षणों की ना करें अनदेखी। जानिए कैसे दूर करें बोर्ड एग्जाम्स का तनाव। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बोर्ड एग्जाम्स आने में सिर्फ 1 महीना बाकी है जी। और अगर हम घर परिवार की स्थिति की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के दरमियान तो ये स्थिति हो जाती है कि जैसे घर में कर्फ्यू लग गया हो जी। टीवी बंद हो जाते हैं, मोबाइल बच्चा इस्तेमाल कर रहा होता है तो पेरेंट्स को उससे परेशानी होती है। कुछ पेरेंट्स तो पहले ही केबल कटवा देते हैं। तो ये बच्चे के लिहाज से अगर हम जानना चाहें तो कितना सही है? देखिए, हमें समझना ये है कि एग्जाम्स हैं, ठीक है। एग्जाम हमारे जीवन का बोर्ड एग्जाम जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, लेकिन हमें उसमें सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयुर्वेद में बड़ा अच्छा स्पष्ट लिखा है कि जो सफलता है, चाहे उसको हम हेल्थ भी कहें, जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी एक प्रकार की सफलता अचीव करना है, उसका जो रूट है वो बैलेंस है। यानी कि जब हमारे शरीर में बैलेंस बना करके हम चलते हैं, खान पान का, लाइफस्टाइल का या और तमाम जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं उनमें एक बैलेंस की स्थिति रहती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। और जो स्वस्थ रहेगा वही सफल होगा। तो इसलिए हमें इतना ज्यादा एक्सट्रीम में शायद नहीं जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप कॉन्टिन्यूसली ही पढ़ाई में लगे रहेंगे तो आपके माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उसको कहीं थोड़ा बहुत आराम नहीं मिलेगा। तो बीच में थोड़ा आराम भी मिलना जरूरी है, जिससे कि माइंड रिफ्रेश हो, ब्रेन जो है रिफ्रेश हो। और उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी में अपने ब्रेन को लगाना पड़ेगा। या तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स करें, किसी चीज में आप एंगेज ना करें, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो पढ़ाई से थोड़ी हटकर हो। वो हो सकता है कि कुछ आप कोई चीज देखें या कोई चीज सुने, या कुछ चीज के बारे में आप थोड़ा सा कुछ हट करके कोई और चीज के बारे में पढ़ाई करें। तो उससे क्या होता है कि बीच बीच में इस तरह का आपको एक रिलैक्स में आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं, कुछ थोड़ा, और कुछ नहीं तो थोड़ी देर के लिए कुछ न्यूज देख लिया, कुछ म्यूजिक सुन लिया थोड़ी देर के लिए, कभी कभार कुछ अपने व्हाट्सएप में चैटिंग कर लिया। तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना, लेकिन बीच बीच में उसका गैप आना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल एकदम कर्फ्यू लगाना शब्द जो आपने बहुत अच्छा कहा, वो जो नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा प्रेशर बनेगा बच्चों के ऊपर और उनका कहीं ना कहीं अंदर एक तरह से बोरियत आएगी, और बोरियत जब आएगी तो वो अपने जो भी उनका सिलेबस है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने में उनको तकलीफ रहेगी उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग पूरा साल पढ़ाई करते हैं, फिर हमें एक रिपोर्ट कार्ड सामने रखना होता है जो परीक्षाओं के तौर पर सबके सामने होता है, पेरेंट्स के और हमारे खुद के। तो ऐसे में परीक्षाओं के समय बच्चों को जो तनाव हम देखते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, तनाव का कारण जैसा मैंने कहा कि एक हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। तो नेचुरल है, कोई भी इवेंट होता है, आदमी के एग्जाम होते हैं बोर्ड के, या फिर शादी होती है, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। वहाँ भी मैंने देखा है कई लोग बड़े थोड़ा स्ट्रेसफुल होते हैं, या कभी आप फर्स्ट इंटरव्यू देने जाएं जॉब के लिए, वो एक आपका बड़ा स्ट्रेसफुल एक इवेंट होता है। तो एक तो कारण ये होता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। डेफिनेटली थोड़ा सा हम उसके प्रति ज्यादा अलर्ट रहते हैं और ज्यादा उसके बारे में हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जिसके कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण बढ़ता है तो थोड़ा वो एक्टिवेट होकर के अनेक प्रकार के लक्षण पैदा करता है। एक कारण तो ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरा ये है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन भी उस तनाव को और बढ़ा देती है। यदि आपने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं किया है, प्रिपरेशन नहीं की है, किसी सब्जेक्ट्स में आपको जो है बहुत कमजोरी लगती है,
तो उनको लेकर के भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक चिंता या एक प्रकार की जो है एक तनाव वहां बनी रहती है। और एक तनाव का कारण बहुत भारी जो आजकल मैं देखता हूं, जिसको मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि उसको आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल उनको जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको इतना 90% चाहिए, इतना 95% लाना पड़ेगा, आपको ये पोजीशन लानी पड़ेगी। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि तनाव क्यों होता है। और डेफिनेटली हम ये भी कह सकते हैं कि कंपटीशन का एक बड़ा एक माहौल बना दिया है हम लोगों ने आपस में। और एक किसी भी स्कूल में जाएं आप देखें तो वहाँ ये एक ऐसा कर दिया गया है कि आपको इतना नंबर आना ही चाहिए। तो एक वो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच है वो भी काफी स्ट्रेसफुल होती है, उसके कारण भी काफी स्ट्रेस होता है बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, हम किसी भी चैप्टर को सबसे पहले याद करते हैं जी। फिर दोबारा तिबारा हम उसे रिवाइज करते हैं, तो इतनी बार उसको पढ़ने के बावजूद भूल जाते हैं जी। तो माता पिता कैसे इस चीज को पकड़ सकते हैं? मतलब क्या लक्षण होते हैं जिससे माता पिता को पता चल सके कि एग्जाम को लेकर बच्चा तनाव में है, जिस वजह से बार बार याद किया भी भूल रहा है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभार अगर पता नहीं चलेगा तो बच्चा और ज्यादा अंदर ही अंदर उसको और ज्यादा तनाव होकर के कुछ और प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है उसका बिहेवियर। अगर बच्चा थोड़ा इरिटेटेड लग रहा है, नॉर्मली वो इतना इरिटेटेड नहीं रहता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तनाव है उसको। ये उसका एक बिहेवियर में आप उसको चेंज देखेंगे। फिर दूसरा, उसको अगर जो है फिजिकल लेवल पर देखें तो कभी कभार हार्ट बीट तेज होना, पैल्पिटेशन होना, नींद नहीं आएगी रात को, अच्छी तरह से उसको सोने की कोशिश कर रहा है तो नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, या फिर जो है खाने में उसकी रुचि नहीं है उतना। टेंशन जब होती है तो कई बार खाना भी आपको अच्छा नहीं लगता, पेट खराब भी हो जाता है, अक्सर लूज मोशंस हो जाते हैं, या कभी कभार स्वेटिंग, पसीना आना, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम से घबराहट होना, पसीना आना। या फिर जो है जैसा आपने याद के बारे में कहा कि उसको जो भी कुछ याद कर रहा है वो याद ही नहीं रह पाता, क्योंकि इतना ज्यादा उसको टेंशन हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिसके कारण उसको किसी भी चीज पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता है। उसके कारण और ज्यादा घबराहट होकर के थोड़ी सी वीकनेस या थकान भी उसको फिजिकल लेवल पर देखने को मिलती है। तो ये लक्षण अगर बच्चे में हैं तो डेफिनेटली मैं पेरेंट्स से ये कहूंगा कि थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है। तो अगर एग्जाम्स के दरमियान मैं आपसे जानना चाहूँ, आप संजीवनी के दर्शकों को, घर के बड़ों को क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह का माहौल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज है कि बच्चे का माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिव रखने के लिए आपको उसको ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा एक तरह से गुस्सा करना है। मान लो बच्चे को कोई चीज नहीं आ रही है समझ में, या उसको कोई चीज किसी में कमजोर है, तो अक्सर कई बार हम डांट देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बेकार हो, तुमको जो है पूरा साल तुमने बर्बाद कर दिया। ऐसा जो नेगेटिव शब्द जब उसके दिमाग में जाएंगे तो वो बहुत अच्छे नहीं होते। तो आपको मोटिवेट करना है, उसको थोड़ा सा और प्रोत्साहित करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है। अगर आप कुछ उसको समझा सकते हैं तो वो समझाएं, बजाय कि उसको हम थोड़ा डिमोटिवेट करें, उसको डिस्करेज करें। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें हर प्रकार से उसको एक पॉजिटिव माहौल उसके चारों तरफ हमें देना है। खासतौर पर उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। भोजन उसको ठीक तरह से मिलना चाहिए, समय पर खाना मिले और पौष्टिक खाना मिले, जिससे कि उसका माइंड भी थोड़ा सा जो है अच्छा मजबूत बने और फिजिकल लेवल पर भी एनर्जी उसको अच्छी रहे। तो ओवरऑल हमें उनको, बच्चों को एक तरह से सपोर्ट करने का हमारा पूरा माहौल रखना चाहिए। जी हाँ, तो एग्जाम्स के दरमियान आपके घर में ऐसा माहौल होना चाहिए, आपको बच्चों को ऐसा माहौल देना है कि आपका बच्चा मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो। मोटिवेट होगा तो अपना बेस्ट टू बेस्ट दे पाएगा। तो परीक्षाओं के दौरान बच्चे अक्सर हमने देखा है कम सोते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं। तो जरूरी सवाल अब यहाँ पर ये हो जाता है कि हाइजीन के लिए प्रॉपर सोना कितना जरूरी है, और इसके साथ ही कम सोने से बच्चों पर क्या असर पड़ता है, कितना बच्चों को सोना चाहिए, कितनी नींद लेनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब आपको इस बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, कम सोना तो इसमें अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बॉडी की जैसे रिक्वायरमेंट है ऐसे हमारे ब्रेन या हमारा माइंड जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। हम बार बार आपको अपने शो में भी कई बार बताते हैं कि स्लीप इज द डाइट ऑफ आवर माइंड। हमारा जो मन है, जो मस्तिष्क, जिसको हम थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर समझें, उसका जो खुराक मेन है वो नींद है। नींद आने से क्या होता है कि हमारे जितने भी ब्रेन की फैकल्टीज हैं, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, और जितनी तमाम इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं, उनको नरिशमेंट मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। और अगर हम लंबे समय तक अगर पढ़ते रहेंगे, रातों भर जगे रहेंगे, नींद कम करेंगे, तो फिर हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मेमोरी कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या फिर जो है वीकनेस, शारीरिक वीकनेस,
ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। कंफ्यूजन थोड़ा होने लगेगा, बच्चे को कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या कैसे पढूं, जो सवाल वो इजीली कर लेता था वो भी नहीं हो पाते हैं। तो नींद प्रॉपर कम से कम 6 घंटे की लेनी चाहिए। नॉर्मली हम ऐसा बताते हैं, लेकिन फिर भी चलो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, काम ज्यादा है, टाइम कम है, प्रिपरेशन ज्यादा करनी है, तो एटलीस्ट 5 आवर्स तो जरूर अच्छी तरह से गहरी नींद आपको सोनी चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेन फ्रेश रहे और वो ज्यादा चीजों को रिटेन कर सके, मेमोरी आपकी अच्छी बनी रहे। तो डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, एग्जाम डेज में देखा है बच्चे पढ़ाई में इतने मशगूल हो जाते हैं, या यूं कहें बच्चों को पढ़ाई की इतनी टेंशन होती है कि खाना पीना वो भूल जाते हैं। जी। तो खाना पीना ठीक ना होना एग्जाम डेज में, ये कितना मतलब खराब हो सकता है सेहत बिल्कुल, के लिए? देखिए और कैसा खाना पीना होना चाहिए? हाँ, देखिए खाना पीना तो डेफिनेटली पौष्टिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो हैवी ना हो, क्योंकि हैवी खाने से आपको मालूम है क्या होता है, हैवी खाने से नींद ज्यादा आती है। तो बहुत ज्यादा पराठा या फ्राइड या ऐसी चीजें उनको ना दें, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स उनको ना दें। मिल्क प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पर खास तौर से जो हैवी वाली चीजें हैं, दूध पिए, दूध बहुत अच्छा रहता है, छाछ भी पी सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ से बहुत आपको इजी रहेगा, आप फोन करके भी मंगा सकते हैं, एक मेमोरी का टेबलेट आती है और एक मेमोरी का सिरप आता है। स्पेशली जो है वो ब्रेन को नरिश करने के लिए चीजें हैं, और खास तौर से बच्चों के जब एग्जाम्स होते हैं, और नॉर्मली भी बच्चे लेते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो ब्रेन का काम करने वाले लोग हैं, वो इसको बहुत आम तौर पर इस उत्पाद का, हमारा प्रोडक्ट का जो यूज करते हैं, और काफी अच्छे बेनिफिट्स इससे देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रीदिंग भी काफी अच्छा फायदा कराती है, गहरी सांसें लेना, थोड़ा 10-15 मिनट प्राणायाम वगैरह करना, इससे भी आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन पावर भी आपकी इम्प्रूव होगी इससे। तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे एग्जाम के दौरान हो रहे तनाव को आप दूर कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए आपको। जो भी आपके डेट शीट है उसके अनुसार कौन सा आपका सब्जेक्ट, किस डेट को एग्जाम है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किसको आपको कितना टाइम देना है, ये प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका आधा काम उसमें हो जाता है। दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि आपको एक टाइम टेबल बना करके, टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, उसमें एक्सरसाइज भी करनी है आपको, सिर में मालिश करने से बहुत फायदा होगा आपको। और एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोशिश करिए कि गहरी लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग आपकी चालू रहनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की क्वांटिटी अधिक रहेगी, और क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी काफी तेज चल रही है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका ब्रेन काफी एक्टिव है, उसको ऑक्सीजन वैसे ही नॉर्मली ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन जब ब्रेन से हम काम करते हैं तो और ज्यादा ऑक्सीजन उसको चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी आपको। और इसके अलावा जो है, आप थोड़ा नाक में तेल डालें, नाक में तेल डालने से भी ब्रेन आपका नरिश होता है, बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा आपको। प्लस जो है थोड़ा सा जो आपका जो खाने का जो टाइम है उसको जरूर ध्यान रखिए कि जब आप खाना खाते हैं उस समय टोटली स्विच ऑफ कर। कई बार मैंने देखा है बच्चे खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। खाने खाते समय बिल्कुल आपको शांत रहना है और खाने पर फोकस करना है। जो भी चीज आप खा रहे हैं उसको जो है अच्छी तरह से आप चबा करके खाएं। सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, बीच बीच में थोड़ा सा कोई सॉफ्ट म्यूजिक, ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। या अगर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर कुछ अच्छा आप एरोमेटिक कुछ ऑयल वगैरह रखें, खुशबू जो होती है, आजकल एरोमा कई प्रकार के मिलते हैं। एनीथिंग दैट इज प्लीजिंग टू योर माइंड, क्योंकि हमें इरिटेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये चीजें करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। और इस बीच विस्तार से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लें। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो चौहान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेरे अभी 12th के एग्जाम है। मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ हिसार से। अच्छा जी, मेरे अभी 12th के एग्जाम है 7 मार्च से, तो मेरा ना पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है। अच्छा जी, देखिए, कंसंट्रेशन ना होने के कई कारण होते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोगों का जो अपना जो उनका कहें नेचर, हम उसको कहें या उसको इंटेलिजेंस कहें, कुछ लोगों की इंटेलिजेंस इस प्रकार की होती है कि वो रट्टा लगाने में वो ज्यादा अच्छे नहीं होते। पढ़ाई, वैसे हमारे यहाँ पर जो पढ़ाई भी होती है वो वास्तव में एक ही तरह की पढ़ाई होती है कि जो रट्टा लगाने में एक्सपर्ट है वो अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई एक्टिविटी के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर कई बार जो है आजकल बहुत सारे साधन हैं,
आजकल ऑडियो लेक्चर्स भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, उनका प्रयोग करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने देखा है कई लोग जैसे जब मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो पीछे से कुछ उनको थोड़ा म्यूजिक चाहिए होता है, तो अलग अलग तरह के लोग हैं। तो आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि आप किस तरह के लर्नर हैं, ऑडियो लर्नर हैं, वीडियो लर्नर हैं, या फिर जो आप एक्टिविटी करके ज्यादा आपको समझ आता है, तो फिर आपका उसमें इंटरेस्ट भी बनता है। जब आपकी स्किल है, आपका जो टैलेंट है या आपका जो नेचर है, उसके अनुसार यदि आपको वो पढ़ाई करने का तरीका नहीं है तो उसमें आपका मन नहीं लगता है। तो अगर आप रोज खड़े होकर पानी पीते हैं तो क्या है इसका नुकसान? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे क्यों नुकसानदायक है खड़े होकर पानी पीना। इसके साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन उठाएंगे। इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं खड़े होकर पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पानी पीने का एक तरीका होता है। हर चीज को, कोई भी काम हम करते हैं उसका एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका, और उसका एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर तरीका। तो पानी जब भी हम पिए तो बैठ करके पीना चाहिए, खाना भी बैठ करके खाना चाहिए। अगर हम इम्प्रॉपरली करेंगे, खड़े होकर के मान लो हम पानी पीते हैं, तो आप इमेजिन करिए जैसे ही पानी जाएगा तो डायरेक्टली आपके स्टमक में हिट करेगा। अगर बैठ के करेंगे तो धीरे धीरे से जाएगा स्टमक कैसे आपका, क्योंकि बैंड है ऑलरेडी, तो वो ज्यादा हिट करेगा तो बार बार ऐसे जाएगा तो वहां की अंदर की लाइनिंग को डैमेज करेगा वो। यहाँ तक के हार्ट बर्न, एसिडिटी होने के चांसेस भी आपको रहते हैं, क्योंकि अंदर जब अल्सरेशन बनेगी, छिलेगा तो उससे जलन होगी। दूसरी इसमें क्या होता है कि जब आप खड़े होकर के पानी पीते हैं एज वर्सेस बैठ करके पानी पीते हैं तो आपकी किडनी के फिल्ट्रेशन पर भी फर्क पड़ता है। बैठकर पानी पीने से किडनी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ता, फिल्ट्रेशन इजी होता है। खड़े होकर के पानी पीने से ऐसा भी है कि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप रेगुलरली खड़े होकर पानी पीते हैं तो फिर जोड़ों का दर्द भी आपको आएगा। इंडाइजेशन भी इससे होता है, अपच जिसको हम कहते हैं, पेट में थोड़ा सा जो है भारीपन होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको कि हमें समझना चाहिए। कभी कभार हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज करके रखते हैं और जब रोग आ जाता है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हमारे जीवन में हुआ कि ये रोग हमें आ गया। ये बहुत छोटी सी बात है, शायद आपके दिमाग में कभी आएगी भी नहीं। बहुत अक्सर देखा होगा आप जो इधर उधर ऑफिस में भी कहीं खड़े हैं, थोड़ा पानी वाला आया, पानी दिया, आपने पानी तुरंत से पी लिया। पानी आराम से पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए और बैठ करके पीना चाहिए, ताकि आपके सिस्टम पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपने कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर से मुलाकात। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।